हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या प्रोविजन है टैक्स के बारे में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, अपना जो भारत का संविधान है वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। मतलब इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है, जिसमें प्रियम्बल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल उसमें, और 12 शेड्यूल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें तीन टायर है। कौन कौन से? फर्स्ट है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी बोलते हैं अपन। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट में अलग अलग, हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट जो सब जगह है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो रहते हैं वो लोकल गवर्नमेंट, पंचायत समिति वगैरह वो लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। गांव में पंचायत समिति रहती है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो वो शहरों में रहता है। The power to levy tax and duties is distributed among three tier of the government as per the provision of Indian Constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन लिखे हैं वो टैक्स लेवी करने का पावर है इन तीनों को अलग अलग दिया हुआ है हर जगह, हर प्रोविजन में। कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी कर सकता है, और लोकल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी और कलेक्ट कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं। एनी टैक्स लॉ, बी इट एन एक्ट, rule, notification or order is not in conformity with the constitution। मतलब कोई भी टैक्स हो, चाहे वो एक्ट बन गया हो, कोई भी टैक्स लो हो, रूल हो, कोई नोटिफिकेशन हो, या कोई ऑर्डर हो निकाल दिया इन्होंने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, नॉट इन कंफर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इलीगल वॉइड। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कुछ ऑर्डर या नोटिफिकेशन या रूल या एक्ट बना दिया गया है तो वो अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो इलीगल होगा। और इनिशियो वॉइड, अब इनिशियो होगा, मतलब स्टार्टिंग में वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू टैक्सेशन। टैक्सेशन से रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब किसी लॉ के द्वारा, अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा अगर कुछ टैक्स लेवी या कलेक्ट करना है तो कर सकता है, लेकिन बिना किसी अथॉरिटी और लॉ के अगर कोई टैक्स और लेवी लेवी ना तो लेविड कर सकता है ना ही कलेक्ट कर सकता है। ये आर्टिकल 265 में लिखा है। अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स दैट टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। मतलब जो टैक्स प्रपोज टू बी लेविड है वो विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। और जो टैक्स इम्पोज कर रहा है लेजिस्लेचर, उसके लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, मतलब उसको अथॉरिटी, उसको कंपिटेंस में होना चाहिए। वो लेजिस्लेटिव मीन्स पार्लियामेंट कर रही है, या स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो कर रही है, तो उसके कंपिटेंस में होना चाहिए, उनको वो कंपिटेंट होना चाहिए लगाने के लिए, और लेविड करने के लिए, और कलेक्ट करने के लिए। तो फिर देखते हैं आर्टिकल 245 में, उसमें क्या लिखा है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 245 स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताया गया। द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉ इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय आर्टिकल 245 द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 245 में बोला गया है कि सेंट्रल अगर लॉ इनेक्ट करता है तो वो पावर दिया गया पार्लियामेंट को, और स्टेट करता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दिया गया है। एंड आर्टिकल 246 में इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्स। ये अपने रेस्पेक्टिव, मतलब यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को ये अथॉरिटी देता है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देता है। स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं स्टेट में टैक्स लगा सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि यूनियन मतलब सेंट्रल, पूरे होल ऑफ इंडिया में आप टैक्स लगा सकते हो। फिर द सेवन शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, 246 का जो सेवन शेड्यूल है आर्टिकल, मतलब इसमें जो अथॉरिटी दिया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें
तीन लिस्ट बनी हुई है, विच इनुमरेट द मैटर्स अंडर विच द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक द लॉ। मतलब इन तीन लिस्ट में कौन कौन अथॉरिटी है लॉ बनाने के लिए, वो आर्टिकल 246 की सेवंथ शेड्यूल में लिखा गया है। उसमें तीन लिस्ट है। एक लिस्ट वन जो यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन पार्लियामेंट को राइट है कि वो एक्सक्लूसिव राइट है कि वो लॉ बना सकती है। और लिस्ट जो टू है वो उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। और लिस्ट थ्री है जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब जिनमें दोनों बोथ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ। यूनियन लिस्ट जो लिस्ट वन है उसमें एंट्रीज 82 टू 91 दिया हुआ है, जिसमें उनको पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और लिस्ट टू में एंट्री नंबर 45 टू 63 में पावर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, ये लॉ बना सकता है। अब लिस्ट वन के अंडर में जो एंट्री नंबर 82 है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। एंट्री नंबर 82 है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब इस एंट्री की वजह से अपना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। मतलब एंट्री नंबर 82 ऑफ आर्टिकल 246, उसमें ये लिखा गया है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब इनकम जो इनकम अपने डायरेक्ट इनकम है, जो इनकम टैक्स जो लगता है वो इस एंट्री के अंदर लगता है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। और एंट्री नंबर 83 है वो ड्यूटीज और कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम, और जो कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो आर्टिकल एंट्री नंबर 83 में बोला गया है। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिससे जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246A। ये नया प्रोविजन, पहले आर्टिकल 246 था जिसमें यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को पावर था कि आप लॉ बना सकते हो यूनियन लिस्ट वन में, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री के अनुसार। उसके बाद आर्टिकल 246 के बाद एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ, आर्टिकल 246A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुआ 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा, विच इंट्रोड्यूस बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्यों रिक्वायरमेंट क्या थी? पहले भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 246 में पावर था कि वो लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर था कि वो लॉ बना सकता है। तो फिर नया आर्टिकल क्यों लाया गया, अमेंडमेंट क्यों किया कॉन्स्टिट्यूशन में? उसके बारे में इसका जो रिक्वायरमेंट थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इंटीग्रेशन करना चाहा, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, state weight in certain state specific taxes and service tax into a comprehensive GST, and the empower both center and state to levy and collect it। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले जब जैसे सर्विस टैक्स लगाता था तो वो सेंटर लगाती थी, और वेट वगैरह जो लगाता था वो स्टेट लगाती थी, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाती थी, और एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जो लगाते वो भी नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये सेंट्रल भी लगाता था और एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी होता था, वो भी लगता था। तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब दोनों लगा सकते हैं, दोनों को इंटीग्रेट, मतलब सारे जो टैक्स है उनको सेंटर भी लगा सकता है और स्टेट भी लगा सकता है। उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमेंडमेंट किया गया। इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, इन सब को मिला के स्टेट वेट इन सर्टेन स्टेट स्पेसिफिक टैक्स एंड सर्विस टैक्स इनटू कॉम्प्रहेंसिव जीएसटी, मतलब एक इन सबको मिला के कॉम्प्रहेंसिव टैक्स लगाना है। एम्पावर द बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट, सेंटर और स्टेट दोनों को एम्पावर किया गया इसमें, या आप लेवी कर सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो। न्यू आर्टिकल 279 ए इंसर्ट हुआ, ये 246 से पावर मिल गया गवर्नमेंट को, उसके बाद 279 ए इंसर्ट किया गया। empowering president to constitute GST council was notified on 12th of
September 2016 and the remaining provision were notified with effect from 16th of September 2016। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 279 है जो जीएसटी काउंसिल के बारे में, एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी जिसका अपन आगे देखेंगे क्या होता है जीएसटी काउंसिल। तो वो आर्टिकल 279 ए के अनुसार बनाया गया था। फिर आर्टिकल 246 ए का थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पावर दिए गए दोनों को, सेंटर को भी और स्टेट को भी। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 246 ए आर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन मतलब आर्टिकल 246 जो पहले था जिसमें कि सेंट्रल और यूनियन और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट थी, जिनमें कि सेंटर और स्टेट को पावर था कि वो लॉ बना सकते हैं, तो उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो। और आर्टिकल 246 डील विद द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। 240 नहीं 254, 46 तो ये हो गया जो जिसमें दो तीन लिस्ट दी हुई है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और आर्टिकल 254 है वो डील विद सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लॉ बना है उसको सुप्रीमेसी माना जाएगा। तो इनमें चाहे कुछ भी लिखा हो, उनमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन फिर ये 246 में जो लॉ बनाया गया है वो प्रेवेल करेगा। मतलब इन दोनों आर्टिकल पे 246 और 254 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन 246 ए में जो लिखा हुआ है वो प्रेवेल करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का मीनिंग ये होता है कि दूसरे इन दोनों आर्टिकल में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो 246 ए में जो प्रोविजन है वो प्रेवेल करेंगे। And this article grants power to center state government to make law with respect to GST imposed by center or such state। ये पावर दिया गया था 246 ए में। And the center has the exclusive power to make law with respect to GST in case of interstate supply of goods and or services। और सेंटर को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया कि वो जीएसटी मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी के रेस्पेक्ट में लॉ बना सकता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस, ये सेंटर को दिया गया। इसीलिए तो आईजीएसटी लगता है। नहीं तो दो स्टेट में अगर सेंटर नहीं लगा सकता तो फिर दो अलग अलग स्टेट लगाए, इससे अच्छा कि एक सेंटर ने आईजीएसटी टैक्स लगाया, वो इसका एक्सक्लूसिव पावर दिया गया इसलिए वो आईजीएसटी एप्लीकेबल हो। लेकिन हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स, इन गुड्स के बारे में द फोरसेड प्रोविजन शेल अप्लाई फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। लेकिन अभी तक जीएसटी काउंसिल ने डेट रिकमेंड नहीं करी है, इसीलिए पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्प्रिट जो कि पेट्रोल जिसको बोलते हैं, नेचुरल गैस पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ये जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके बाद इन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अभी तक जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया है। फिर आता है आर्टिकल 269 ए, वो था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करने के लिए ये आर्टिकल 269 ए बनाया गया। आर्टिकल 269 ए स्टिपुलेट दैट जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स shall be levied and collected by government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the state in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of goods and service tax council। का क्या मीनिंग हुआ कि जो 269 ए है उसमें ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो लेविड कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद यूनियन और स्टेट में मतलब सेंटर में और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको, अपोर्शनमेंट होगा उनका। अपोर्शनमेंट मतलब अब आईजीएसटी जब एक स्टेट से जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ गुड्स बेचा तो आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उसके बाद उसका अपोर्शनमेंट करेगी। अपोर्शन किस बेस पे होगा, वो
जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उसके बेस पे अपोर्शनल, मतलब 50-50 करना है या 60-40 करना है, जो भी रेशियो होगा वो एक बेस होता है, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है और वो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बेस पे अपोर्शनमेंट करती है आईजीएसटी का। एन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ into India will also be deemed to be supply of goods or service in the course of interstate trade or commerce। इसीलिए जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस होता है तो उस पे आईजीएसटी लगता है, वो इसलिए लगता है आर्टिकल 269 ए के कारण कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इनटू इंडिया विल आल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स, वो डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो जाएगा इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स से, समझ आएगी, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होगा इसलिए आईजीएसटी उस पर लगता है। दिस विल गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी आईजीएसटी ऑन द इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन विच वर अर्लियर सब्जेक्ट टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर द कस्टम टेरिफ एक्ट 1975। पहले कस्टम ड्यूटी लगता था, तो उसकी जगह अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि आईजीएसटी आप लगाओ इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन पे। फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी अभी नहीं लगती, लेकिन जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो तो अभी भी लगती है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी हैज बीन यूज फॉर्म पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और वाइस वर्सा, such amount shall not form part of the consolidated fund of India। This is to facilitate transfer of funds between the center and the state। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आईजीएसटी किसी पे लगा है और फिर अभी कल अपन ने देखा कि आईजीएसटी का जो यूज है, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी आईजीएसटी सब में कर सकते हो। तो अगर एसजीएसटी का भी आईजीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो जो कलेक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता। इससे क्या होता है, नॉर्मली जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ और पहले सर्विस टैक्स होता था, वो सारे जो टैक्स है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक फंड, इंडिया का एक फंड है कंसोलिडेटेड फंड जिसमें टैक्स कलेक्शन होता है। लेकिन आईजीएसटी और एसजीएसटी अगर वो आपस में किसी में इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है, किसी ने लिया है उसके अगेंस्ट में, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जैसे एसजीएसटी अगेंस्ट में आईजीएसटी ले लिया, तो सेंट्रल स्टेट बोलेगा कि मेरे को टैक्स मिलना था लेकिन आईजीएसटी क्रेडिट ले लिया तो मेरे को टैक्स नहीं मिला, तो फिर उसको सेंटर को जो उतना पार्ट है वो पोर्शन को पेमेंट करना पड़ेगा स्टेट्स को, इसलिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। वैसा भी उल्टा भी हो सकता है कि आईजीएसटी पेमेंट करने के लिए एसजीएसटी क्रेडिट लिया हो, सेंटर बोलेगा कि मेरे को टैक्स आना था लेकिन एसजीएसटी क्रेडिट मिल गया उसको तो इसलिए मेरे को टैक्स नहीं आया, तो फिर उसका अपोर्शनमेंट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जीएसटी काउंसिल के हिसाब से, जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से उसका अपोर्शनमेंट होगा। Parliament is empowered to formulate the principle regarding place of supply and when supply of goods or of service or both occurs in interstate ट्रेड और कॉमर्स। पार्लियामेंट को एम्पावर दिया गया है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रिंसिपल है उसको वो फॉर्मुलेट कर सकती है, और व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सर्विस हो उसके लिए वो रूल्स या प्रिंसिपल, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉर्मुलेट कर सकती है। फिर कुछ डेफिनेशंस है जो कि जीएसटी से रिलेटेड है, सर्विस का है, जैसे जीएसटी क्या होता है, सर्विस क्या होता है और स्टेट क्या होता है, वो आर्टिकल 366(12) ए में बताया गया है। तो जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वो इसलिए आर्टिकल 3 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल 366(12) जीएसटी का जो मीनिंग है उसमें उसको बाहर कर दिया गया है। एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दोनों हो तो भी लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड सर्विस क्या है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी होगा वो सर्विस होगा। अब ये एक अलग ही डेफिनेशन है जिसमें गुड्स नहीं है तो उसको सर्विस होगा।
उसके लिए जैसे कंसिडरेशन वगैरह दिया है। और गुड्स क्या है, गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। गुड्स का मीनिंग ये है, और गुड्स के अलावा जो भी होगा वो सर्विस है। स्टेट विथ रेफरेंस टू, स्टेट का क्या मीनिंग है, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 246A, 268A, 269, 269 and Article 279A includes a union territory with legislature. यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, अपन ने पहले वीडियो में देखा था। यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर कौन से हैं, जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। ये तीन है यूनियन टेरिटरी जो विथ लेजिस्लेचर है, उनको स्टेट में इंक्लूड किया गया है। इसलिए यहाँ पे यूटी जीएसटी नहीं लगते हुए एस जीएसटी लगता है यहाँ पे, दिल्ली में, पौंडीचेरी में और जम्मू कश्मीर में। और बाकी जो यूनियन टेरिटरी वहां पे यूटी जीएसटी लगता है। ये एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर आता है जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो आर्टिकल 279A में बोला गया है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A empower the president to constitute a joint forum of center and state, नेमली मतलब जॉइंट फोरम है जिसमें सेंटर के भी बैठते हैं पर्सन और स्टेट के भी बैठते हैं, नेमली जीएसटी काउंसिल जिसको बोला जाएगा। एंड प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन 12th of September 2016. President constituted the GST Council on 15th September 2016. और ये प्रोविजन इसके हैं वो 12 सितंबर 2016 से एप्लीकेबल हो गए थे। और जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया 15 सितंबर 2016 को। अब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है, एक होता है चेयरमैन। चेयरमैन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है, वो इसकी जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यूनियन सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर। और मेंबर होते हैं, मेंबर कौन कौन होते हैं, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट, सारे स्टेट का, एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। इनका जो मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन फाइनेंस का या टैक्सेशन का, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट, जो भी कोई भी मिनिस्टर उसको नॉमिनेट किया है स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर ने, तो वो जीएसटी काउंसिल का एक मेंबर होगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज आल्सो ए मेंबर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज आल्सो ए मेंबर, ये भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे। जीएसटी काउंसिल का काम क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन to the union and the states on important issues like tax rates, exemption, threshold limit, dispute resolution, etc. इसके बारे में सेंटर और स्टेट को ये रिकमेंडेशन देगी जीएसटी काउंसिल कि हाँ रेट क्या होना चाहिए, टैक्स रेट क्या होना चाहिए, या किसी पे टैक्स रेट इंक्रीज करना है या किसी का डिक्रीज करना है, या किसी को एग्जेम्प्ट करना है या किसी को टैक्सेबल करना है, किसी का थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाना है। मतलब किसी से नॉर्मल केस में 40 लाख रुपए तक अगर रजिस्ट्रेशन होता है कुछ स्पेसिफाइड स्टेट को छोड़ के, अगर टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, 40 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ानी है या कम करना है, कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। इट शेल रिकमेंड द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख कहीं पे 20 लाख है, तो उसका भी सारा काम है वो जीएसटी काउंसिल देखता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट 11 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजन क्रिएट करना है तो उनको रिकमेंडेशन भी जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल shall also recommend the date on which GST will levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation and turbine fuel। ये भी इन पे अगर टैक्स लगाना है, जैसे अपने यहाँ पे देखा था कि जीएसटी इन फॉलोइंग आइटम पे नहीं लगता, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो
जीएसटी इस पे लगेगा, तो वो रिकमेंडेशन का काम करना है जीएसटी काउंसिल करती है, कब इन पे लगाएगा टैक्स। अभी तक तो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन किया नहीं है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ, मतलब जो भी डिसीजन लेगा जीएसटी काउंसिल के, उसमें कौन लेगा, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब मेंबर जो प्रेजेंट है वोटिंग किया उनका 3/4 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द सेंटर हैज ए वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट, and votes of all the state government taken together has a weightage of 2/3 of total vote cast in that meeting। तो सेंट्रल का जो वोट है उस वेटेज है वो 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट, एंड जो स्टेट का जो वोट है वेटेज है वो 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट, और इन दोनों का मिला के 3/4 ऑफ वेटेज होना चाहिए वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। तो फिर वो कोई भी जो उसका रिकमेंडेशन है वो ऐसा माना जाएगा जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? आगे भी ऐसे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। आपको अगर पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।